हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही अहम टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो मैंने इसको 3 वीडियोस में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले पार्ट के अंदर जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम इस कोड का एक ओवरव्यू लेंगे, जिसके अंदर हम इस कोड की जो कंपोजिशन और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको स्टैंड करेंगे और हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर हम इसकी जुरिस्डिक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे और थर्ड वीडियो के अंदर हम जो है इसकी जो क्रिमिनल स्टेजेस हैं जस्टिस सिस्टम के, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले इसका जो ओवरव्यू है वो ये है कि ये फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल्स को ट्राई कर सकती है अगर वो 4 तरह के किसी एक ऑफेंस को कमिट करेंगे। यानी कि दुनिया में पहली परमानेंट ऐसी कोर्ट कि अगर कोई इंडिविजुअल 4 ऑफेंसेस, वो 4 ऑफेंसेस मैं डिटेल में आपको जुरिस्डिक्शन के टॉपिक में बताऊंगा सेकंड वीडियो में। यहां पे मैं सिर्फ उनके नेम मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट जिनोसाइड, सेकंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, थर्ड वॉर क्राइम एंड फोर्थ क्राइम ऑफ एग्रेशन। अगर कोई भी इंडिविजुअल स्टेट पार्टीज जो कि इस ट्रीटी के, आईसीसी की ट्रीटी की मेंबर्स हैं, उसकी टेरिटरी के अंदर या उसके नेशनल्स कहीं पर भी अगर इन 4 ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे तो ये वो आलमी अदालत है जो कि उनको हेयर करके, उनको सुनकर और उनको फिर ट्राई करेगी और पनिश कर सकती है। मैंने जो ये वर्ड परमानेंट यूज किया है कि फर्स्ट परमानेंट, इसका मतलब ये है कि इससे पहले टेम्पररी इंटरनेशनल कोर्ट्स भी वर्किंग में थी, जिसमें जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स और टोक्यो ट्रायल्स हुए थे, वो टेम्पररी कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई थी। उस टाइम पर वो ऑफेंडर्स जो कि वॉर क्रिमिनल्स थे उनको सजाएं दी गई थी बाय द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स। इसी तरह से 1993 के अंदर एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम है आईसीटीवाई, और फिर 1994 में आईसीटीआर, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया एंड रवांडा। तो ये कोर्ट जो है ये यूनिक इसलिए है कि अब ये परमानेंट कोर्ट एक एस्टेब्लिश हो चुकी है दुनिया में, और ये इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी 2003 के अंदर। तो ये कोर्ट तब से वर्किंग के अंदर है, और अब कोई भी अगर इन चारों ऑफेंसेस में कहीं पर भी कोई ऑफेंस कमिट करेगा कोई इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल को ये कोर्ट ट्राई कर सकती है। अक्सर लोग इस कोर्ट को मिक्स कर जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ, लेकिन इन दोनों की जो सीट है वो तो हेग के अंदर है और वही पीस पैलेस है, लेकिन इसकी जो 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 इनका जो लिंक है वो आपस में किसी भी किस्म का कोई लिंक नहीं है इन दोनों कोर्ट्स का। मैं इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दैट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जबकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये एक इंडिपेंडेंट ट्रीटी है, रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इसके थ्रू एस्टेब्लिश हुई है। तो जो भी स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस की मेंबर बनती हैं, जो कि इस वक्त 193 मेंबर स्टेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इप्सो फैक्टो मेंबर्स हैं आईसीजे के, जबकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसकी जो ट्रीटी है, रोम स्टैट्यूट है, उसके अभी तक 124 मेंबर्स हैं। सेकंड जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि आईसीजे इज लाइक अ सिविल कोर्ट, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इट इज अ प्योर क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि सिविल कोर्ट जो है वो एग्रीव्ड पार्टी को सेटिस्फाई करती है और एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करती है, और जो क्रिमिनल कोर्ट है वो जो एक्यूज्ड होता है, जो कल्परेट होता है, उसको पनिश करती है। तो ये इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस है कि जो आईसीजे है वो सिविल, उसकी जो वर्किंग है दैट इज लाइक अ सिविल कोर्ट। आईसीजे और आईसीसी में एक और जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो आईसीजे है वो लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है स्टेट्स के दरमियान, उसमें जो पार्टी होती है वो स्टेट्स होती हैं दोनों तरफ। आईसीसी जो है वो डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं करती, वो इंडिविजुअल्स को जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया, इंटरनेशनल क्राइम कमिट किया, उस पर उसको पनिश करती है। और उसमें एक साइड पर स्टेट पार्टी हो सकती है, एक साइड पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है, उसका रेफरल हो सकता है, या फिर प्रोसिक्यूटर जो है वो सो मोटो लेकर भी इसको स्टार्ट कर सकता है, और दूसरी साइड पर जो है वो इंडिविजुअल होगा, यानी कि इसमें इंडिविजुअल पार्टी होगा, जबकि आईसीजे के अंदर दोनों तरफ स्टेट पार्टीज होनी चाहिए। अब हम आते हैं इस कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी बाय 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 एन इंटरनेशनल ट्रीटी, और उस ट्रीटी का नाम है रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये जो स्टैट्यूट है ये कॉम्बिनेशन है सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ का, यानी कि इसके अंदर सजाएं भी बताई गई हैं और फिर उन सजाओं को इंपोज करने का प्रोसीजर भी डिस्कस हुआ, जिसको हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। इस स्टैट्यूट के 128 आर्टिकल्स हैं और 13 पार्ट्स हैं, और ये जो स्टैट्यूट है ये 1998 के अंदर अडॉप्ट किया गया था एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फिर इसका जो स्टैट्यूट है उसके अंदर मेंशन कर दिया गया था कि 60 स्टेट्स होंगी तो ये
एंट्री इनटू फोर्स होगा। तो वो जो 60 रेटिफिकेशंस है वो कंप्लीट हुई थी जुलाई 2002 के अंदर। तो इसकी जो जो एस्टेब्लिशमेंट, जो इसका जो वर्किंग स्टार्ट हुई वो 2002 के अंदर, लेकिन इसकी जो प्रॉपर वर्किंग है, जो इसने केसेस को हेयर करना शुरू किया, वो मार्च 2003 से हुआ। तो क्योंकि दरमियान का जो गैप था उसके अंदर जजेस को इलेक्ट किया गया, प्रोसिक्यूटर को इलेक्ट किया गया और रजिस्ट्रार को इलेक्ट किया गया। अब आते हैं हम इस कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, जो इसकी कंपोजिशन है। इसके 5 मेजर ऑर्गन। सबसे पहले इसका असेंबली ऑफ स्टेट, सेकंड प्रेसिडेंसी, थर्ड डिवीजन्स एंड चैम्बर ऑफ द जजेस, फोर्थ ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड फिफ्थ रजिस्ट्री। सबसे पहले असेंबली ऑफ स्टेट। असेंबली ऑफ स्टेट जो है ये एक यूनिक बॉडी है, एक यूनिक ऑर्गन है इस कोर्ट का, जो कि जितनी भी स्टेट्स हैं जो इस ट्रीटी की पार्टी हैं, जिन्होंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है, हर स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली के अंदर होता है। और ये असेंबली जो है ये एक गाइडिंग रोल के तौर पर सामने आई है कि ये जो कोर्ट की वर्किंग है उसके ऊपर अपना गाइडिंग और सुपरवाइजरी रोल जो है, एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर ये अपना रोल प्ले करती है। इसमें 4 तरह के इसके मेजर फंक्शन है। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन जो है उसमें अगर जो ये ऑलरेडी ट्रीटी है इसको अमेंड करना है तो ये इसकी अमेंडमेंट के हवाले से जो है वोटिंग होगी, और ये जो असेंबली है, असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज, ये इसको अमेंड कर सकती है। सेकंड है कि जो जजेस का इलेक्शन है या प्रोसिक्यूटर का इलेक्शन है या डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज के अंदर होगा। थर्ड है सुपरवाइजरी फंक्शन। जो प्रेसिडेंसी है या जो रजिस्ट्री है या प्रोसिक्यूशन है, इनकी जो सुपरविजन है वो भी स्टेट असेंबली जो है वो करेगी। और सुपरविजन में एक और रोल इनका आ जाता है कि अगर स्टेट कॉर्पोरेशन का मामला आएगा सामने तो वो भी असेंबली ऑफ स्टेट जो है वो उसको देखेगी। फाइनेंशियल फंक्शन ये है कि इस कोर्ट का जो ईयरली बजट है, जो एनुअल बजट है, वो भी असेंबली ऑफ स्टेट पास करती है। अब आते हैं हम डिवीजन्स एंड चैम्बर्स ऑफ जजेस। इस कोर्ट में टोटल 18 जजेस हैं और ये 18 जजेस इलेक्ट होते हैं फॉर द 9 ईयर टर्म, और ये री इलेक्ट नहीं हो सकते। फर्स्ट टाइम जब ये 18 जज इलेक्ट हुए थे तो उनमें से ड्रॉ फ्लॉट हुई थी कि 6 जजेस जो हैं 18 में से वो 3 साल बाद रिटायर होंगे और नए 6 जज आएंगे। और एक और ड्रॉ फ्लॉट हुई थी जिनमें 6 जजेस जो हैं वो अपने 6 इयर्स का टर्म पूरा करेंगे और रिटायर हो जाएंगे। ये बेसिकली एक साइकिल बनाया गया था कि इस कोर्ट के, क्योंकि अगर जजेस तो 18 इकट्ठे इलेक्ट हो गए, अगर ये 9 ईयर का टर्म इकट्ठा पूरा करेंगे तो ये कोर्ट पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। तो किया ये गया कि 6 जजेस 3 साल बाद रिटायर होंगे और नए 6 जज आ जाएंगे, फिर 6 जज 6 साल बाद रिटायर होंगे और 6 नए जज आ जाएंगे, और फिर 6 जज जो है मजीद अपना पूरा 9 ईयर्स का टर्म जो है वो पूरा करेंगे। तो इस तरह से इनका इलेक्शन जो है हर 3 साल बाद होगा, लेकिन हर जज अपना जो है 9 ईयर का टर्म पूरा करेगा। अब इसमें जब भी नए 6 जजेस आते हैं तो उसमें जो प्रेसिडेंसी है उसको इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंसी जो है वो बेस कर रही है 3 जजेस पे, एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट 1 और वाइस प्रेसिडेंट 2। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 2 जो है ये 3 जजेस मिलकर प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूट होती है। प्रेसिडेंसी जो है इसका इसका जो फंक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है पूरी कोर्ट का। ये जो प्रेसिडेंसी है ये बेंचेस की तश्कील देती है, डिवीजन्स की तश्कील देती है और कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं उनको डील करती है। और ये हर 3 साल के लिए प्रेसिडेंसी आती है। और प्रेसिडेंसी के अंदर जो जजेस आते हैं, जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ये मजीद एक और टर्म के लिए भी आ सकते हैं। यानी कि एक प्रेसिडेंट 6 साल के लिए मुसलसल प्रेसिडेंट रह सकता है, लेकिन ये 9 साल के लिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कोई भी जज नहीं रह सकता। अब आते हैं जजेस के इलेक्शन के ऊपर। हर स्टेट जो है, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 124 स्टेट्स हैं जो कि मेंबर हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चार्टर के, स्टैट्यूट के। हर स्टेट एक नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। इनमें जब भी नॉमिनेशन होती है तो इनमें जो जज की क्वालिफिकेशन है वो उसमें चार पांच मेन पॉइंट्स हैं। जो क्वालिफिकेशन है, जो मेंशन है, वो ये है कि सबसे पहले तो जो जज है वो हाई मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, उसकी इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिफाइड हो अपनी स्टेट में जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने का। अब एक और इसके अंदर जो एडिशन हुआ है, क्योंकि ये वो क्वालिफिकेशन है जो हम देखते हैं कि आईसीजे के जजेस की भी है, यहां पर एक और क्वालिफिकेशन ये ऐड हुई कि वो बंदा इंटरनेशनल लॉ की पर्टिकुलर जो फील्ड्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसका भी एक्सपर्ट होना चाहिए। ये जो जजेस हैं इनका जब इलेक्शन होता है तो इसमें
जो असेंबली ऑफ स्टेट ने देखना है वो ये देखना है कि जो इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तमाम कॉन्टिनेंट्स की, और इसके अलावा जो जेंडर है वो भी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जेंडर की भी। ये ना हो कि तमाम ही मेल जजेस हो या तमाम ही फीमेल जजेस हो, तो जेंडर जो है वो भी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर फेयर होनी चाहिए। ये जजेस जो हैं ये इलेक्ट जो होते हैं उनका तरीकेकार ये होता है वोटिंग का तरीका होता है कि स्टेट ऑफ असेंबली जब नॉमिनेट कर देती है तो एक लिस्ट बनाई जाती है कैंडिडेट्स की, और हर जज जो कैंडिडेट है उसको 2/3 मेजोरिटी लेनी होगी प्रेजेंट वोटिंग मेंबर से। मिसाल के तौर पर अगर टोटल जज 124 हैं लेकिन प्रेजेंट जो है वो 100 हैं, तो 100 में से 66 वोट हर कैंडिडेट को लेने पड़ेंगे इलेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर मिसाल लें कि टोटल इलेक्शन 6, क्योंकि हर 3 साल बाद 6 जजेस नहीं आने हैं, अगर होता ये है कि 12 नॉमिनेशंस आ गई हैं कैंडिडेट्स की और 7 जज हैं जो 2/3 मेजोरिटी ले गए हैं, तो फिर हाईएस्ट जो वोट्स होंगे वो जज इलेक्ट हो जाएंगे, वो 6 जजेस को इलेक्ट कर लिया जाएगा। अब जब ये जजेस इलेक्ट हो जाते हैं तो इनमें इनकी जो डिवीजन्स हैं, जो कि इनके चैम्बर्स हैं, वो इस तरह से हैं कि 3 तरह की डिवीजन्स है जजेस की। सबसे पहली है प्री ट्रायल डिवीजन, फिर है ट्रायल डिवीजन, और फिर थर्ड है अपील डिवीजन, यानी कि 3 तरह के डिवीजन्स हैं। प्री ट्रायल डिवीजन के अंदर एटलीस्ट 6 जजेस होंगे, इसी तरह से ट्रायल डिवीजन के अंदर भी एटलीस्ट 6 जजेस होंगे, और अपील डिवीजन के अंदर 5 जजेस होंगे फिक्स नंबर, और अपील डिवीजन के अंदर उन 5 जजेस में से एक जज वो प्रेसिडेंट होगा, यानी कि वो उसका इप्सो फैक्टो मेंबर होगा। अब मैं ये जो डिवीजन्स हैं कोर्ट की, जो इनके चैम्बर्स हैं, इनकी वर्किंग जब मैं अपनी थर्ड वीडियो इसमें बनाऊंगा इसी सीरीज के अंदर, तो जब मैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल आपको बताऊंगा तब मैं इनकी आपको अलग अलग वर्किंग भी समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने इनकी आपको कंपोजिशन समझाई है कि ये 3 तरह की डिवीजन होती हैं। जो प्री ट्रायल डिवीजन है इसके अंदर 2 चैम्बर होंगे 3-3 जजेस के। इसी तरह से जो ट्रायल डिवीजन है उसके अंदर 3-3 जजेस के 2 चैम्बर होंगे, और अपील डिवीजन के अंदर भी एक चैम्बर होगा 5 जजेस का। अब आ जाएं, प्रेसिडेंसी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। अब आते हैं ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर की तरफ। ये एक इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और जो प्रोसिक्यूटर है ये भी इलेक्ट होता है असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज में। और इसका जो इलेक्शन है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है प्रोसिक्यूटर की, वो ये है कि ये हाई मोरल करेक्टर होना चाहिए, इंटेग्रिटी इसकी होनी चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए, और ये अपने जो स्टेट है उसके अंदर इसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर या क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। इस जो प्रोसिक्यूटर है इसका जो टर्म है वो भी 9 इयर्स का होता है, और इसका जो इलेक्शन है वो असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज में बाय द मेजोरिटी वोट होता है। और ये अपने साथ डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स 1 और 2 डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसके भी इलेक्शन होगा। इलेक्शन का तरीकेकार ये होगा कि जो प्रोसिक्यूटर है वो लिस्ट ऑफ डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स देगा स्टेट ऑफ असेंबली को, और स्टेट ऑफ असेंबली में बाय मेजोरिटी वोटिंग होगी और डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होंगे। इस वक्त जो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर है उसमें 400 के करीब जो है वो इसके अपॉइंटेड मेंबर्स हैं जो इस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि जिसमें से बहुत सारे जो दे आर वर्किंग लाइक द सिविल सर्वेंट्स। अब आ जाएं, जो ये प्रोसिक्यूशन है इसका काम क्या है। प्रोसिक्यूशन का जो मेन काम है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है केस की, और फिर कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन है। तो ये जब भी केस का स्टार्ट होगा आईसीसी के अंदर, वो स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से, कि या तो स्टेट पार्टी रेफरल देगी, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल रेफरल देगी, या प्रोसिक्यूटर प्रोप्रियो मोटो खुद से इनिशिएट करेगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेगा केस की, और फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्री ट्रायल चैम्बर जो है उसके अंदर केस लेकर जाकर इसको प्रोसिक्यूट करेंगे। तो और उसके बाद ट्रायल चैम्बर में जाएगा और अपील में जाएगा, तो प्रोसिक्यूटर जो है उसका काम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का भी है। अब आ जाएं लास्ट जो है रजिस्ट्री इज लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ दिस कोर्ट। ये जो कोर्ट के नॉन जुडिशियल एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे इसका रोल है। मिसाल के तौर पर जो विक्टिम्स हैं या जो विटनेसेस हैं उनको कॉल अपॉन करना और उनके यूनिट्स को एस्टेब्लिश करना। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार है, इसका अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इसका ये भी एक इलेक्टेड पर्सन होता है, और ये इसका जो टर्म है वो 5 ईयर्स है। इसका जो इलेक्शन है वो इन 18 जजेस के अंदर होता है। 18 जजेस में से जो कैंडिडेट मेजोरिटी वोट लेगा वो रजिस्ट्रार आ जाता है 5 साल के लिए, और ये भी नॉन रिन्यूएबल टर्म के लिए आता है कि ये दोबारा से री इलेक्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी कंपोजिशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।